नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के बात करने वाले हैं कि आखिरकार टीचिंग में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपका फर्स्ट वीडियो होगा जिस पर मैं आपको बैकग्राउंड पर बात करूंगा कि आखिरकार ये एजुकेशन या शिक्षा को लेकर भारत में कैसी कैसी दशाएं रही हैं और शिक्षक भर्ती को लेकर के कौन कौन से संस्थान हैं या कौन कौन से बोर्ड हैं जो आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकालते हैं और आप कहाँ कहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों, हम 1947 के समय पर चलते हैं जब आपका देश स्वतंत्र ही हुआ था। तो 1947 के समय पर सरकारों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो खुद ब खुद सारे कामों को यहाँ पर आसानी से कर सके। अगर आपको याद हो, 1947 में महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। दिल्ली को छोड़ करके वो बंगाल के नोआखली नामक स्थान पे रह रहे थे और नोआखली नामक स्थान पर हिंदू मुसलमानों के दंगों को शांत करा रहे थे। और उसी समय पर जवाहरलाल नेहरू के एक दूत यहाँ पर जो है दिल्ली से नोआखली भेजे जाते हैं कि जाकर के गांधी को दिल्ली में लेकर के आइए, क्योंकि देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा है। और आप दोस्तों जानते हो कि भारत को स्वतंत्र कराने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी व्यक्ति का रहा है तो यहाँ पर महात्मा गांधी है। तो जब वो दूत गांधी के पास पहुंचता है तो गांधी हिंदू मुसलमानों के दंगों को शांत कराते कराते थक चुके थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए। और जैसे ही दूत जाकर के गांधी को संदेश देते हैं कि आपको दिल्ली में बुलाया गया है और स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाना है, तो गांधी रो पड़ते हैं। और जैसे ही गांधी रोने लगते हैं तो वहां पर जो है वृक्ष का एक सूखा पत्ता टूट करके गिरता है और उसी में गांधी के आंसू गिर जाते हैं। गांधी उसी को लेकर के दूत को दे देते हैं कि जाओ आप नेहरू को दे देना और कहना कि आखिरकार आप किस चीज का यहाँ पर जश्न मनाने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें यह दिखाया गया है कि सन 1947 में देश की हालात क्या थे। ना तो शिक्षा का लेवल था, ना तो स्वास्थ्य का लेवल था और लोग यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, वो भी आपके साथ नहीं थे और देश में स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था। कुल मिलाकर के इस गांधी ने जो यहाँ पर दूत से कहा है वो पूरा भाषण ये दिखाता है कि यहाँ पर 1947 में देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो इतना आप क्लियर कर पा रहे होंगे। और दोस्तों, आप शुरू से हम लोग देखेंगे और इसके बाद हम लोग अपने विषय पर आएंगे। और मेरा ये वादा है कि आप दूसरे चैनल से पढ़ना छोड़ देंगे। अगर एक बार आपने 8 या 10 वीडियो पढ़ पाए इससे, तो क्या साइकोलॉजी की क्या थीम है और उसको हमें कैसे समझना है, इन सारी चीजों को मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो देखिए, 1947 में सरकारों के पास ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए सरकारों ने क्या किया कि शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल नहीं किया था। और शिक्षा आपका किसका विषय बनाया गया? नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान में सम्मिलित किया गया था और इसी को हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों में शिक्षा को शामिल कराया गया। और आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई बातों के खिलाफ हम कोर्ट पर नहीं जा सकते। इसलिए शिक्षा को लेकर के देश के नागरिकों के लिए ये कोई यहाँ पर राइट नहीं था कि अगर सरकार नहीं करती है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए। तो कुल मिलाकर शिक्षा बहुत ही सीमित रूप में आपकी थी। और इसके बाद आप लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 1956 में हमने एक संस्थान बनाया जिसको हम यूजीसी के नाम से जानते हैं। यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एकदम जीरो से चल रहे हैं और सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ग्रांट मीन्स अनुदान होता है
अनुदान आयोग। और यूजीसी की स्थापना ये आपकी किसके अंतर्गत की गई थी? तो राधा कृष्णन आयोग इसके पहले बना था। तो राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों पर हमने यूजीसी का गठन किया था। और जो भारत में यूजीसी है आपका, इसके भारत भर में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और यहाँ पर जो है बैंगलोर में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है। तो उन 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की आप याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं 6। उसमें से एक मध्य प्रदेश में भी आपका, भोपाल में भी यूजीसी के कार्यालय, भोपाल, बैंगलोर, पुणे, फिर कोलकाता, ये 4 हो गए। और 2 कौन से होते हैं इसमें? हैदराबाद और गुवाहाटी। हैदराबाद, गुवाहाटी। और दोस्तों ये यूजीसी आपका किसके अंतर्गत रह करके काम करता है? तो मानव संसाधन मंत्रालय है जो देश का, आप जानते हैं दोस्तों कि शिक्षा मंत्रालय अलग से नहीं बनाया गया है सेंट्रल में। शिक्षा मंत्रालय आपका किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर जो है मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत सम्मिलित होता है, मानव संसाधन मंत्रालय। तो मानव संसाधन मंत्रालय में ही शिक्षा मंत्रालय आपका समाहित है और इसके अधीन होकर के यूजीसी काम करता है। और यूजीसी की स्थापना के लिए किसने कहा था? तो यहाँ पर राधा कृष्णन आयोग ने यहाँ पर अपनी सिफारिशों में कहा था। और आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके कौन थे जो इन सारे कामों में इन्वॉल्व थे? तो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये नाम भी आप याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने केवल इतनी बातें की कि जब आपका देश स्वतंत्र हुआ तो सरकारों के पास ज्यादा धन था नहीं, तो शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करा दिया गया और एक शीर्ष संस्था बनाई गई जो यहाँ पर मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी, यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और वर्तमान में भी जितनी भी विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा मिलती है वो आपकी यहाँ पर यूजीसी के अधीन ही काम करती है। जो कुछ आप बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह ये सारी डिग्रियां ले रहे हो, ये सारी डिग्री लेने के बाद ही बीएड किए हो या डीएड किए हो, तो आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि सब हम कहाँ से और किसके अधीन रह करके डिग्रियां ले हैं। तो यूजीसी के अंतर्गत ये सारा काम आपका होता है। आइए दोस्तों, और उसके आगे हम लोग चल करके बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बाद। इतनी बातें आप लिख लेंगे यूजीसी में। और देखिए, यूजीसी के अंतर्गत ही भारत के और बहुत सारे संस्थान जुड़े होते हैं। जैसे एक है आपका यहाँ पर जो है आरसीआई, एक संस्था का नाम है आरसीआई। ऐसे ही एक संस्था का नाम है एनसीटीई। एनसीटीई ये आपकी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? एनसीटीई को राष्ट्रीय, एनसीटीई टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अब दोस्तों समझिएगा कि मैंने अभी इतना कितना समझाया कि 1956 में आपका यूजीसी बनता है और बाद में यूजीसी के अधीन ही एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम क्या है? एनसीटीई। और जो भी आप डीएड या बीएड की डिग्री लेकर के बैठे हो, ये आपकी किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जो लोग यहाँ पर स्पेशल बीएड वगैरह करके बैठे रहते हैं या यहाँ पर स्पेशल डीएड है, उसकी मान्यता कौन प्रदान करता है? तो उसको आरसीआई मान्यता प्रदान करता है। और आरसीआई और एनसीटीई दोनों आपके किसके अधीन रह करके काम करते हैं? तो यहाँ पर यूजीसी के अधीन रह करके काम करते हैं।
अब दोस्तों एनसीटीई की स्थापना बहुत बाद में हुई थी। सन 1993 में संसद में एक यहाँ पर बिल लाया गया और इसके 2 साल बाद जाकर के सन 1995 में आपका एनसीटीई बनकर के तैयार हुआ था। तो सन 1995 में इसका गठन होता है। 1995 की डेट आप इसकी याद रखेंगे, इसकी डेट 1964 सन 1956 की याद रखना है। तो इतनी 2 डेटें मैंने आपको बताई। और एनसीटीई क्या करता है, जो यहाँ पर टीचर बनने के लिए प्रशिक्षण डिग्री प्राप्त करते हैं उनको मान्यता प्रदान करने का काम एनसीटीई करता है। और एनसीटीई आपका किससे जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर यूजीसी से जुड़ा रहता है। और मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय, वैसे चाहे यूजीसी हो चाहे एनसीटीई हो, इनका सबका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। और एनसीटीई का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो आपका भोपाल में भी स्थित है। भोपाल के अलावा और भारत के यहाँ पर जो है 2 या 3 प्रांतों में 2 या 3 जगहों पर स्थित है। तो आपको इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। चलिए, अच्छा, इतना क्लियर कर पा रहे होंगे और आगे बढ़ा जाए। तो मैं आज आपको समझा रहा हूं कि जो कुछ किए हो वो कहां से जुड़ा हुआ है और वो आपकी कहां कहां की परीक्षाओं में मान्य है वो डिग्री, और जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसका सिलेबस क्या होगा और उसमें आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो आज का लेक्चर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको देखना ना भूलें। चलिए, अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत में कितने प्रकार के विद्यालय हैं। तो अगर विद्यालय की कैटेगरी को देखा जाए तो कुछ विद्यालय हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट है, जिनको सरकार सीधे नियंत्रित करती है, सरकारी विद्यालय बोल सकते हो। कुछ विद्यालय हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं लेकिन सरकारी नहीं होते हैं, और कुछ विद्यालय होते हैं जो सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं और इनको कोई ना कोई न्यास चला रहा होता है, कोई ना कोई प्राइवेट संगठन जो है यहाँ पर संचालित कर रहा होता है। और कुछ विद्यालय होते हैं जो यहाँ पर जो है अर्धशासकीय होते हैं, और कुछ विद्यालय होते हैं जो यहाँ पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो इसमें से देखिए, ज्यादातर जो गवर्नमेंट वैकेंसी आती है आपकी, एक तो यहाँ से आती रहती, नियंत्रित से भी आती रहती, प्रशासित से भी आती रहती, और यहाँ पर अर्धशासकीय लगा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर तो नहीं होंगे। मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी गवर्नमेंट टीचर बनने के चांसेस नहीं रहते। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट जहां से वैकेंसी निकालती है वो आपके 3 सेक्टर ऐसे हैं जो विद्यालय या तो सरकार द्वारा नियंत्रित है या सरकारी ही है। ऐसे करके आपकी वैकेंसी आती रहती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि देश में कितने प्रकार के विद्यालय हैं। आइए और उसके आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो वैकेंसी है वो आपकी 2 स्तर पर आती है। एक सेंट्रल के स्तर पर आती है और दूसरा यहाँ पर स्टेट के स्तर पर आती है। तो अगर सेंट्रल के स्तर पर देखा जाए तो एनबीएस, केवीएस नवोदय विद्यालय, एनबीएस, केवीएस सेंट्रल विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय, डीएसएसबी और आर्मी स्कूल। यहां से आपकी वैकेंसी निकलती। और इसके अलावा स्टेट में हर स्टेट अपना अपना निकालता है, जैसे एमपी टेट, जिसको आप संविदा के नाम से बोलते हो, और जो यूपी टेट है वो आगे चल करके सुपर टेट का एग्जाम भी आयोजित कराता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसको कैसे निकालें। और भी यहाँ पर जो है आर टेट है, एस टेट, बी टेट। अब देखिए दोस्तों, अब ये मायने नहीं रखता है कि आप यहाँ पर किस राज्य के निवासी हैं और कहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपको हर राज्य में फॉर्म अप्लाई करने की छूट होती है, लेकिन भले ही वहां पर सिलेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको
जनरल में वहां पर रखा जाता है, इसलिए ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमपी के निवासी हैं तो यूपी में या बिहार में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और सेंट्रल की वैकेंसी में तो लगभग चाहे आप किसी भी राज्य के हों, सबको यहाँ पर बराबर मान्यता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इन वैकेंसियों में आप सभी एक प्रकार से समान हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ज्यादातर केवल इसके लिए काम करते रहते हैं, संविदा को लेकर के तैयारी करते रहते हैं, और हमारा फोकस सेंट्रल पर बिल्कुल भी नहीं होता है। अब दोस्तों देखो, अगर आप सेंट्रल की तैयारी करते हो तो सीटेट क्वालिफाई करना आपका मस्ट होता है। अर्थात ये पीएससी का जैसे प्री होता है, ऐसे ही यहाँ पर टीचिंग लाइन का प्री एग्जाम है, और बिना आप सीटेट क्वालिफाई किए इनमें से किसी की भी वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर कर रहे होंगे। आओ मैं एक एक पर डिटेल से बात करता हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। नवोदय विद्यालय है क्या, उसके गठन के पीछे क्या उद्देश्य है, और भारत में स्थिति क्या है नवोदय विद्यालय की, और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय को ही लेकर के देखते हैं। एनवीएस का पूरा नाम भी आपसे कोई पूछ सकता है। और दोस्तों जो चीजें बता रहा हूं आपको इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे। जो लोग भी सीटेट के बाद कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और फिर इंटरव्यू लेवल तक पहुंचते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपसे ज्यादातर इसी तरह के प्रश्न वहां पर डिस्कस किए जाएंगे कि यहाँ पर यूजीसी क्या है, उसकी स्थापना क्यों हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो यूजीसी का उद्देश्य हम लोगों ने देखा हायर लेवल की एजुकेशन को नियंत्रित करना है, और शिक्षा से संबंधित जितने भी और भी संगठन हैं वो सब आपकी यूजीसी से जुड़ करके काम करते हैं। और एनसीटीई से बाकी चीजें आपकी एनवीएस, केवीएस, ये सारे आपके यहाँ पर एनसीटीई से जुड़े होते हैं। तो आइए दोस्तों, एनवीएस का पूरा नाम नवोदय विद्यालय समिति या नवोदय विद्यालय स्कूल दोनों मिल जाएगा, और नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा नवोदय विद्यालय स्कूल संचालित होते हैं। देखिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय आपका 1985-86, अगर आपको याद हो तो 1986 में ही भारत की नई शिक्षा नीति लागू होती है। और नवोदय विद्यालय के बनाने में भारत में सबसे बड़ा रोल अगर किसी राजनेता का रहा है तो यहाँ पर राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के प्रयासों से ही भारत में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। और नवोदय शब्द में जाएंगे तो 9 प्लस उदय, और 9 प्लस उदय का मतलब है कि नए लोगों का उदय, गरीब लोगों का उदय, जो जिन लोगों तक शिक्षा की पहुंच नहीं है उन लोगों तक भी शिक्षा पहुंचे। इसके लिए हमने यहाँ पर जो नवोदय विद्यालयों की स्थापना कराई। और नवोदय विद्यालय में अगर 100 छात्र हैं तो 100 में से 75% छात्र आपके कहाँ के होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के होने चाहिए। अर्थात हमने ये चीज निश्चित कर दी कि ज्यादा से ज्यादा हमने नवोदय विद्यालयों में गांव में रहने वाले छात्रों को यहाँ पर एंट्री दिलाना है। तो एक बात आप समझ पा रहे होंगे कि नवोदय का शाब्दिक अर्थ नए लोगों का उदय, और इसमें ग्रामीण लोगों की भागीदारी ज्यादातर आपकी होती है। और नवोदय की अगर शिक्षा को लेकर देखा जाए तो 1986 में गठित हुआ और राजीव गांधी के प्रयासों से गठित हुआ। तो आप देखेंगे 6वीं से ही इसमें प्रवेश मिलता है नवोदय में, एनवीएस में जाने के लिए। और 6वीं से 8वीं तक की जो पढ़ाई होती है उसमें कोई भी फीस आपकी नहीं लगती है। मैथ एवं इंग्लिश, ये जो 2 विषय हैं आपके, मैथ और इंग्लिश, नहीं दोस्तों, मैथ और साइंस, इनकी जब पढ़ाई होगी नवोदय विद्यालय में तो ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा मैथ या साइंस के अलावा कोई भी विषय है वो आपका यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। अर्थात जहां पर नवोदय विद्यालय बना होगा वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, उस लोकल लैंग्वेज में ही आपकी पढ़ाई होती है, मैथ या साइंस के अलावा। और सोशल साइंस की जो पढ़ाई होती है वो भारत भर में ज्यादातर स्कूलों में आपकी हिंदी में ही सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे त्रिभाषा सूत्र यहाँ पर फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है कि एक तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में हमने चीजों को अपना लिया, दूसरा मैथ और साइंस के लिए हमने यहाँ पर इंग्लिश को माध्यम बना लिया, और सोशल साइंस पढ़ाने के लिए हमने हिंदी को माध्यम बना लिया। तो इतनी बातें आप दोस्तों क्लियर कर पा रहे होंगे। और पूरे देश भर में अगर मैं देखूं तो वर्तमान में
600 के ऊपर आपके नवोदय विद्यालय है। 600 यहाँ पर 61 विद्यालय स्थापित है। अब 661 विद्यालय हैं तो आप खुद ब खुद देख लीजिए शिक्षकों की वैकेंसी कितनी आएगी। तो पोस्ट आपको ज्यादा नहीं मिलने वाली है। 200, 400, 600 बहुत पोस्टें हैं जो एक बार में आ जाए, लेकिन 200, 400, 600 पोस्टें भी बहुत कम नहीं होती हैं। तो इतनी बातें आप नवोदय विद्यालय के बारे में समझ पा रहे होंगे। और एक जिले में यहाँ पर 80 स्टूडेंट, एक जिले के जो विद्यालय होता है नवोदय विद्यालय, 80 छात्र हर साल एंट्री करते हैं। तो प्रत्येक जिले से 80 छात्रों को इसमें लिया जाता है। तो इतनी बातें आपको नवोदय विद्यालय के बारे में समझे रखना है। अभी मैं बात करूंगा कि नवोदय विद्यालय का अगर आप टीचर बनने के लिए एग्जाम देने जा रहे हो तो उसका सिलेबस क्या होगा। मैंने अभी केवल इतना डिस्कस किया है कि नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट आया कैसे, और नवोदय विद्यालय किस उद्देश्य को लेकर के काम कर रहा है, नवोदय विद्यालय को बनाने में किस राजनेता का प्रमुख रोल रहा है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस सन में हुई, और नवोदय विद्यालय में जो भी भाषा को माध्यम बनाया जाता है उन भाषाओं का क्या इतिहास रहा है। तो इतनी चीजें आप यहां से क्लियर करिएगा। उसके आगे चलते हैं। तो 661 नवोदय विद्यालय वर्तमान में पूरे देश भर में हैं और 28 राज्य हैं आपके। 28 में से 27 राज्यों में नवोदय विद्यालय है। भारत का कोई एक राज्य है जहां पर नवोदय विद्यालय की स्थापना नहीं की गई है, और ये काम मैं आपको देता हूं। आप इसका उत्तर खोज करके लाएंगे कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है। आइए दोस्तों, एक और संगठन के बारे में बात करता हूं, केवीएस। केवीएस का फुल फॉर्म लिखिए तो के से केंद्रीय, हिंदी से ही फुल फॉर्म बना है, वी से विद्यालय और एस से संगठन, स्कूल भी बोल सकते हो यहाँ पर जो है। तो केवीएस का कंसेप्ट आपका कैसे आता है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो इसकी स्थापना साल 1963 में हुई, यहाँ पर केवीएस की स्थापना। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी जो लोग सेंट्रल की जॉब करते हैं उन लोगों का ट्रांसफर लगातार होता रहता है। तो कभी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर उनके घर के लोगों को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर केवीएस की स्थापना की। कुल मिलाकर केवीएस की स्थापना का उद्देश्य है कि जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हैं और उनके बच्चे हैं तो हमेशा एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकना और फिर शिक्षा के लेवल में लेकर के अंतर ना हो जाए, इसलिए हमने पूरे भारत भर में यहाँ पर केवीएस की स्थापना कराई ताकि हर जगह पर एक ही स्तर की शिक्षा व्यवस्था आपको मिल सके। तो इसका उद्देश्य क्या है आप समझ पा रहे होंगे। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि भारत के बाहर भी कई राजदूत हैं, दूतावास हैं और वो भी भारतीय हैं, उनके बच्चे फिर कहाँ पढ़ेंगे, क्या उनके लिए नियम नहीं लागू होता? ये भी लागू होता है। भारत के बाहर यहाँ पर जो है भारत के बाहर यहाँ पर 3 देशों में केवीएस की स्थापना की गई है। 3 देशों कौन से हैं? नेपाल है, नेपाल में भी केवीएस मिलेगा आपको। इसके अलावा रूस में भी मिलेगा और इसके अलावा ईरान में भी मिलेगा, हाँ ठीक है, ईरान में भी मिलेगा। नेपाल की राजधानी है यहाँ पर जो काठमांडू और रूस की राजधानी है मॉस्को, ईरान की राजधानी है तेहरान। तो इन 3 शहरों में 3 विद्यालय भारत के बाहर भी आपके केवीएस स्थापित किए गए हैं। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत भर में 1225 केवीएस स्कूल खोले गए। अर्थात अगर मैं तुलना करूं तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय की तुलना में केवीएस से शिक्षक भर्ती आपकी ज्यादा निकलेगी, क्योंकि विद्यालयों की संख्या भी है। तो इसकी आप पोस्ट देखेंगे तो हजार पोस्टें भी आ जाती हैं, और अगर 1000 पोस्ट भी हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप आसानी से इसमें यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। 2 के बारे में मैंने अभी बात किया। केवीएस की स्थापना 1963 में हुई और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो सेंट्रल के कर्मचारी हैं तो उनके बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा व्यवस्था अपनाई जाए, इसके लिए हमने पूरे देश में यहाँ पर जो है इस तरह के विद्यालयों की स्थापना कर रखी है। और भारत के बाहर भी 3 देशों में आपके इस तरह के विद्यालयों की स्थापना की गई है। कौन कौन से देश है? नेपाल, रूस एवं ईरान। ठीक है, और उसके आगे बढ़ते हैं। इतना आप क्लियर कर पा रहे होंगे।
और इसके अलावा जो मैंने लिखा था डीएसएसबी लिखा था, डीएसएसबी का पूरा नाम क्या है ये भी आप समझ लें। तो डी से क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा। एस से क्या होगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा, सबऑर्डिनेट। एस से क्या होगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट। इसके बाद स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, नहीं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और ये दोस्तों एक ऐसा बोर्ड है जो केवल दिल्ली में रह करके ही, दिल्ली के अंतर्गत जितनी भी जॉब निकलती हैं वो आपको डीएसएसबी के नाम से दिखाई देंगी। और दिल्ली के अंतर्गत जो शिक्षक भर्ती होती है वो भी आपके डीएसएसबी के रूप में फॉर्म में आपके सामने आएगी। तो इतना इसमें याद रखिएगा। शायद स्वतंत्र होने के बाद 40 से 45 सालों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि डीएसएसबी का गठन हुआ था। लगभग आप जोड़ेंगे तो 1990 के दशक में डीएसएसबी आपका यहां पर बना था। उसके आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहां पर स्टेट पर आ जाऊं, मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए बात कर लूं थोड़ा सा, तो पीईबी, पीईबी का पूरा नाम क्या है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। स्पेलिंग पर ध्यान ना दें, भावनाओं को समझें। पीबी का पूरा नाम क्या है, प्रोफेशनल का मतलब क्या होगा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यावसायिक परीक्षा मंडल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल का इतिहास आपका सन 1971 से शुरू होता है। 1971 में सबसे पहले प्री मेडिकल एजेंसी का गठन होता है। प्री मेडिकल एजेंसी इसका गठन होता है। प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड की स्थापना होती है, प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड। और इसके बाद 1981 के साल में एक और बोर्ड बनाया जाता है और 1981 में आपका प्री मेडिकल, प्री यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग बोर्ड की स्थापना होती है, प्री इंजीनियरिंग बोर्ड। तो कुल मिलाकर के इन दोनों बोर्डों को 1982 में मिलाकर के आपका क्या होता है, पीईबी का गठन होता है। और पीईबी ही आपका क्या करता है, वर्ग 3 की जो है यहाँ पर भर्ती आयोजित कराता है, या जितनी भी वर्ग 3, वर्ग 1, वर्ग 2 और आगे चल करके अगर वर्ग यहाँ पर जो वर्ग 4 या 5 भी आएगा तो भी यही बनाएगा, पीईबी भी कराएगा। तो इतना इसमें ध्यान रखना है। 2 डेटें 1971 में पहले यहाँ पर मेडिकल टेस्ट से संबंधित और 1981 में यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग से संबंधित, और इन दोनों को मिलाकर के 1982 में पीईबी का गठन किया गया। और वर्तमान में पीईबी क्या कर रहा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा को आयोजित कराता है। इतनी चीजें आप यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हैं। चलिए, अच्छा।